नमस्कार, मैं हूं सचिन। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज बात एक ऐसे सड़क हादसे की जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। दिल्ली में एक रईस जाते ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 23 साल के लड़के की मौत हो गई। कार नाबालिग चला रहा था, जिसे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया और फिर उसे 7 दिन के अंदर बेल मिल गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक मां को अंदर तक तोड़ दिया। उसने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। यकीन मानिए, इकलौते बेटे को खोने के बाद इस मां की चीख कलेजा चीर देगी। 2 दिन पहले अपनी डेथ से रात को मेरे कमरे में आके अपनी नानी से बोल रहा था, नानी मैं कोई बच्चा हूं, अब मैं क्या छोटा हूं, मम्मी तो चाहते हैं मैं घर में बैठा रहूं। तो मैं बड़ा हो गया था, मैं काम नहीं करूं। मैंने अपनी माँ को सोने के सिंहासन में बिठाऊंगा। रानी, मम्मी ने मेरे लिए जो किया है ना, मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा। I never thought of this. I will share my science. मेरा बच्चा, मेरा इनोसेंट बच्चा। I never thought it. I will be giving any interview like this with my child ever. He wanted to be popular with his good acts. Make me proud. गम, गुस्सा और सवाल, जवान बेटे के लिए ये एक मां का दर्द है, जिसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। एक नाबालिग ही इसके बेटे की मौत की वजह बन गया। I will share my science. मेरा बच्चा, मेरा इनोसेंट बच्चा। I never thought it. I will be giving any interview like this. अब हाथ जोड़कर इस मां ने इंसाफ की गुहार लगाई। जिनकी वजह से इसके बेटे की जान गई, उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की। मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। 23 साल का साहिल धनेश्रा परिवार में इकलौता बेटा था, अपनी मां का सहारा था। पिता की मौत के बाद मां ने ही उसे पाला पोसा। मां की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना भी बेटे ने देखा। मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली। इस मां पर दुखों के पहाड़ टूटने की पूरी दास्तान आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते। 3 फरवरी 2026, 11:50, सेक्टर 11, द्वारका, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 11 में एक सड़क हादसा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 23 साल का साहिल सवार था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल धनेश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मुझे कॉल आई ना, मैंने बताया ना आपको, 1:19 पे पुलिस वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नंबर किसका है। तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए क्या बात है। मैं खाना खा रही थी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक R1 500 बाइक मिली है और ऑन द स्पॉट लड़का डेड मिला है। मैंने उनसे हुलिया पूछा बच्चे का कि बच्चा कैसा है देखने में। तो उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। बस मैं अपनी गाड़ी उठा के भागी हूँ। मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में पड़ा था। एम्बुलेंस खड़ी थी, पर बच्चा मेरा रोड पे था। सोचिए, जब एक मां को उसके जवान बेटे की मौत की खबर मिली, तब उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। हालांकि इना मां का ईश्वर से यही दुआ कर रही थी कि उसका बेटा सही सलामत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्कॉर्पियो सवार ने पहले बाइक और फिर कुछ दूरी पर खड़ी एक कैब को भी जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कार की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा लीजिए। जिस स्कॉर्पियो कार ने 23 साल के साहिल धनेश्रा को टक्कर मारी, ये वीडियो उसी कार के अंदर का है।
कार कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसके कुछ सेकंड बाद सामने से साहिल बाइक पर आता हुआ दिखाई दे रहा। फिर ठीक 12 सेकंड के बाद वीडियो बंद हो जाता है, क्योंकि इसी समय कार बाइक को टक्कर मारती। मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। लगभग इतना दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ आंसू हैं और सिर्फ यही कह रही है कि जो गाड़ी नाबालिग जिसने इस एक्सीडेंट को किया चला रहा था वो बेल पर बाहर है। ये वो स्कॉर्पियो कार है जिस स्कॉर्पियो को वो नाबालिग अपनी बहन के साथ चला रहा था और एक जो वीडियो जो बनाया जा रहा था, जो रील के लिए कहा जा रहा आरोप है कि रील बनाई जा रही थी, इसी से सामने से ये जो सामने का फ्रंट आप देख रहे हैं उसकी कंडीशन को देख के अंदाजा लगाइए कि कितना जोरदार ये टक्कर मारी है और किस तरीके का हादसा रहा होगा कि साहिल सामने से वीडियो में दिख रहा है आते हुए हल्का सा और उसके दौरान उसकी टक्कर लगती है और कहा जाए कि वो सड़क पर ही गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये वो स्कॉर्पियो है जो काफी तेज रफ्तार में, जिसका आरोप है कि नाबालिग और उसकी बहन इस गाड़ी में थे, वो रील बना रहे थे, उस दौरान उन्होंने टक्कर मारी। और ये वो R15 बाइक है साहिल की जो 3 टुकड़ों में, यानी साहिल सड़क पे है और 3 टुकड़ों में ये पूरी तरीके से टूट के बिखर गई। 23 साल का साहिल पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उस पर घर की जिम्मेदारियां थी, क्योंकि जब साहिल 9वीं क्लास में पढ़ता था तभी उसके पिता की मौत हो गई। उसका सपना था कि मां को गर्व का अवसर देगा। बेटे की बातों को याद कर इस मां के आंसू फूट पड़ते। वो सारी चीजें ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, क्योंकि ये बराबर की एज के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे गली में। और एक फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड आया भी है, स्कूल टाइम फ्रेंड यहाँ आया भी हुआ है। तो ये बच्चे ही आपस में प्लान करते थे कि हमें अपनी अपनी फैमिलीज के लिए क्या क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोलता था कि मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे लिए, मैं अपनी मम्मी को प्राउड फील कराऊं। उसकी ऐसी सोच थी मेरे लिए। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड था। रोड पे कुत्ते बिल्ली मर जाते थे, उनको भी उठा के भागता था उनका इलाज कराने। मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव था, वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। वो एक बार को मुझे मना कर देगा काम के लिए, लेकिन उसको कोई काम बोल दे नेबरहुड में या कहीं पे कोई हेल्प के लिए बुला ले, किसी को मना नहीं करता था मेरा बच्चा। साहिल की मौत को सिर्फ एक हादसा मानकर भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस केस का दूसरा पहलू भी, वो पहलू जिसमें एक पिता की लापरवाही साहिल के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल जिस स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को टक्कर मारी उसे एक नाबालिग चला रहा था, जिसकी उम्र महज 17 साल है। जिस वक्त कार ने बाइक को टक्कर मारी उस समय कार में नाबालिग की बड़ी बहन भी सवार थी। ड्राइविंग के दौरान वीडियो बनाया जा रहा था। नाबालिग को उसके पिता ने कार क्यों चलाने दी? बालिग बहन ने नाबालिग भाई को रोका क्यों नहीं? क्या वीडियो बनाने की वजह से कार की टक्कर हुई? पुलिस ने पहले आरोपी को बालिग क्यों बताया? मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली, मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है। वो जुवेनाइल नहीं थी, वो बड़ी है उससे। वो श्योरली उसकी एज का प्रूफ निकाला जाए और चेक किया जाए। वो जुवेनाइल नहीं है, उसको भी पकड़ा जाए। शी इज इक्वली कल्प्रिट। दरअसल 3 फरवरी को पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें आरोपी को 19 साल का बताया गया था, यानी वो बालिग है। लेकिन बाद में अगले दिन पुलिस ने कहा कि जांच में आरोपी के नाबालिग होने का पता चला। दिल्ली नगर निगम के जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में आरोपी का जन्म साल 2009 दिया गया, यानी आरोपी 17 साल का ही, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। 3 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ है। 11:57 पे PCR कॉल आई है द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में। इमीडिएटली वहां पे PCR वैन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन का स्टाफ पहुंचता है। ACP द्वारका किशोर खुद वहां पर जाते हैं मौके पर, जहां पर एक बाइक थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो व्हीकल से, और साथ साथ एक स्कॉर्पियो ने एक टैक्सी थी उसको भी हिट किया था। और इसमें जो स्कॉर्पियो था उसमें 2 लोग थे उस समय, एक लड़की थी जो सिस्टर थी और जो एक्यूज था। इनिशियल उसने अपनी एज 19 साल बताई। इमीडिएटली केस रजिस्टर करना होता है, FIR करनी होती है। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब फैमिली मेंबर्स को बुला के डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए तो उसकी एज कम निकली है, 17 साल कुछ महीने निकली है। आरोपी के नाबालिग होने की बात तो ठीक, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब पता चला कि आरोपी नाबालिग को 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई
और वजह उसके 10वीं बोर्ड के एग्जाम बताए गए। पीड़ित साहिल की मां कहती हैं कि अगर आरोपी नाबालिग था तो उसे कार चलाने के लिए देने वाले उसके पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या पिता नाबालिग बेटे को कार देने के लिए गुनहगार नहीं है? सबसे पहले अभी तक जो लॉ है, अगर मुझे ये लॉ की भी दुहाई दी जा रही है तो लॉ ये भी है कि इन केस ऑफ माइनर या जुवेनाइल जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो लॉ। ये कहां लागू हुआ है फिर अभी तक? उसका बाप कहाँ है? उसका बाप अभी तक कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 तारीख से आज क्या तारीख हो रही है? आज तक कहाँ है उसका बाप? अगर मुझे जुवेनाइल के लिए लॉ समझाया जा रहा है तो उसके बाप के लिए लॉ कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है? अभी उसकी अरेस्टेशन कहाँ है? Why can't I see him behind bars? फादर को भी हम इसमें चार्जशीट कर रहे हैं। एमवी एक्ट के तहत जो लाइबिलिटी फिक्स होती है उस पे हम चार्जशीट करेंगे और बाकी और फैक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दे रही, लेकिन कार नाबालिग चला रहा था। कार की रफ्तार भी तेज थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रफ्तार पहली बार तेज रखी गई, बल्कि पता चला है कि जिस स्कॉर्पियो कार से साहिल की बाइक को टक्कर मारी गई उसके पहले ही ओवर स्पीड के 13 चालान कटे हुए। यानी बार बार स्कॉर्पियो सवार ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दिल्ली में साहिल धनेश्वरा की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। साहिल की मां ने आरोप लगाया है कि कार सवार लड़का और उसकी बहन रील बना रहे थे, जिस वजह से हादसा हुआ। हालांकि दूसरी तरफ आरोपी के परिवार का कहना है कि साहिल ने स्कूल बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिस वजह से हादसा हुआ। लेकिन 12 सेकंड का जो वीडियो सामने आया है उससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि कार तेज रफ्तार थी और दूसरी कि आरोपी नाबालिग होते हुए कार चला रहा था, जबकि नाबालिगों को कार चलाने के लिए देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 12 सेकंड के इस वीडियो को लेकर दावा है कि नाबालिग तेज रफ्तार कार में रील बना रहे थे और इसी वजह से कार पहले बाइक और फिर कैब से टकराई। क्योंकि वीडियो के शुरुआत में दिखाई दे रहा है कि कार के अंदर से वीडियो बनाया जा रहा है और कार तेज रफ्तार में दौड़ रही है, जबकि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। हालांकि रील बनाने को लेकर पुलिस जांच कर रही है। व्हीकल पे कई चालान हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा और साथ ही साथ वीडियो एक जो अभी आया है इनिशियल, उसमें जो सिस्टर है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और साथ ही साथ और भी रील अगर कोई बनाई है तो उसको एग्जामिनेशन करना बाकी है, फोन्स का सभी का। एक तरफ पुलिस कह रही है कि वो इस केस में हर एंगल से जांच कर रही, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ साहिल की मां और साहिल के दोस्त इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साहिल के दोस्तों ने एक सोशल मीडिया पेज बनाया है और साहिल के लिए मुहिम शुरू की है। हमेशा उसके मन पे ये रहता था, मानस भाई कुछ बड़ा करना है, भाई कुछ बड़ा करना है, मिलके कुछ अच्छा करना है, अपनी मम्मी पापा को संभालना है। ठीक है, बहुत ही मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप उसका कमरा भी देखोगे, हर जगह क्यूट से देखेंगे आपको, डिसिप्लिन बहुत था उसमें। इस घटना के बाद आप लोग अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि मदर तो रो रही हैं, दर्द बया कर रही हैं, आप भी उनके घर पे हैं, तो आप लोग आगे का स्टेप क्या है? क्योंकि इंसाफ की बात हो रही है, क्या कुछ नहीं मिला ऐसा इंसाफ? अभी तो फिलहाल देखो हियरिंग्स चल रही हैं कोर्ट में। ठीक है, 4 दिन मम्मी की कोई हालत नहीं थी शुरू के, तो हमने मेजरली सारे रिचुअल संभाले घर के। उसके बाद हमने एक जस्टिस फॉर कबीर और साहिल करके पेज चला रखा है, कबीर हम उसको प्यार से बुला देते हैं। तो उस पर काफ़ी वायरल हो चुकी है अभी ये चीज़। हमारी तरफ से जितने एफर्ट्स थे मेरे हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम है अभी। बेटे साहिल की मौत के बाद उसकी मां ने जिस तरह से इंसाफ की गुहार लगाई है, उसने सोशल मीडिया पर भी अलग ही बहस छेड़ दी है। चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि जब नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना कानूनी अपराध है, तो फिर क्यों नाबालिग के पिता ने ऐसी लापरवाही, जिस वजह से एक मां से उसका बेटा छीन लिया गया। कहीं ना कहीं पछतावा है कि यार नाबालिग बच्चा है, उसको गाड़ी देते हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, क्या उनसे कभी सीखने नहीं थी कि यार बच्चा नाबालिग है, उसको गाड़ी ना दे? मुझे उस पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे का डेथ के लिए मुझे दिल से बहुत दुख घटना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि सिंगल मदर का पाला हुआ बच्चा है, 23 साल का, बाप नहीं है, माँ के लिए उसकी पाल रही थी उसे 23 साल से। जी, मैं बिल्कुल दुखद हूँ। मैं बहुत पूरे फैमिली के साथ मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ पेरेंट्स है। मैं उनकी दुख को समझ सकता हूँ।
मेरी भी बच्चा जाएगा, मैं भी उतना दुखी होऊंगा, मगर इसके लिए मैं सदैव उनसे माफी मांगूंगा और पूरी लाइफ उनसे मैं माफी। नियमों के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट करता है तो ऐसे मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A में कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग सड़क पर कार या बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके अभिभावकों की होती है। ऐसे में गाड़ी के मालिक या पिता के खिलाफ मामला दर्ज होता है और फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर गाड़ी की चाबी देने वाले परिजनों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही इसमें 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। जो माइनर्स 18 साल से कम का व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अगर ड्राइव कर रहा है तो उस तरह के केसेस सामने आ रहे थे तो उसको भी एक प्रोविजन बनाया गया, क्रिमिनल लाइबिलिटी की गई पेरेंट्स की या गार्जियन की अगर इस तरीके का। और मजे की बात यह है कि इसमें जो लॉ है वो कहता है ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट, चाहे आप पेरेंट्स के नॉलेज में हो या नॉलेज में ना हो कि बच्चा चला रहा है गाड़ी, तब भी ऑटोमेटिकली एक तो वो एक्यूज बन जाते हैं। इस नियम का दूसरा पहलू भी है। भले ही कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो, लेकिन ऐसे ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारी काफी कम देखी जाती है। इसकी वजह कानून में छोटे लूप होल है। ऐसे मामलों में परिजन अपने वकील के जरिए ये साबित कर देते हैं कि उनकी जानकारी के बिना नाबालिग गाड़ी लेकर चला गया था। ऐसे में वो सजा से बच जाते हैं। इसलिए ऐसे केस में ज्यादातर जुर्माना लगाया जाता है। कानूनी तौर पर आगे चलकर भले ही आरोपी नाबालिग और उसके पिता को राहत मिल जाए, लेकिन एक पिता की लापरवाही की वजह से साहिल की मौत हुई। क्या साहिल को वापस लौटाया जा सकता है? नहीं। वैसे नाबालिग को गाड़ी देकर न सिर्फ दूसरों की जान को जोखिम में डाला जाता है, बल्कि खुद नाबालिग भी अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कुल 2,537 नाबालिग ड्राइवरों की ड्राइविंग के दौरान मौत हुई, यानी औसतन हर दिन 7 नाबालिग ड्राइविंग करते हुए मारे गए। इसी साल नाबालिगों की ड्राइविंग ने कई लोगों की जान ली, और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें आईं। फरवरी 2026 में मुंबई के विद्या विहार में सड़क हादसा हुआ। इसमें कार सवार नाबालिग ने स्कूटी को टक्कर मारी। इस हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार पत्नी घायल हुई। फरवरी 2026 में ही बेंगलुरु ग्रामीण में हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी। इसमें 6 स्कूली छात्र समेत 7 लोगों की मौत हुई। अगस्त 2025 में रतलाम में नाबालिग कार सवार ने 2 साल के बच्चे को कुचल दिया था, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा मई 2024 में पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग ने शराब पीकर कार चलाई और बाइक सवार को टक्कर मारी। इसमें 2 इंजीनियर की मौत हुई। और अब दिल्ली में नाबालिग की वजह से 23 साल की युवक की जान चली गई, जिसकी मां इंसाफ के लिए गुहार लगा रही। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. साहिल को इंसाफ सिर्फ उसके गुनहगारों को सजा देने से नहीं मिलेगा, बल्कि इस हादसे के बाद हर माँ बाप को सबक लेने की जरूरत है कि नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चलाने देंगे, ना ही चलाने के लिए वाहन देंगे। इससे न सिर्फ अपने बच्चों को सुरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि सड़क हादसों को भी रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, किसी लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो जाए, परिजन न्याय के लिए आवाज उठा रहे हो, पूरा तंत्र
ये पता लगाने में जुटा हूं कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई। ऐसे में अगर लड़की के घर में धमकी भरी चिट्ठी भेजी जाए, अब सब के सब मारे जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, जिस अस्पताल में लड़की की मौत हुई वहां से रिपोर्ट आए कि उसे नींद के इंजेक्शन दिए गए, उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट कराए गए। यह पटना के नीट छात्रा की मौत मामले में खुलासा हुआ है। खुलासा नंबर 1, ये धमकी भरी चिट्ठी को देखिए। क्या लिखा है? ज्यादा न बन, सब मारा जाएगा, सबके जान जाएंगे। यहां पहली लाइन में भोजपुरी भाषा का पुट लिखा है, ज्यादा न बन, मतलब ज्यादा मत बनो, मतलब ज्यादा मत उड़ो। दूसरी लाइन है, सब मारा जाएगा, मतलब सबके सब मारे जाएंगे। तीसरी लाइन है, सबके जान जाएंगे, मतलब बिल्कुल साफ है, ज्यादा उड़ोगे तो सबके सब मारे जाएंगे, सबकी जान जाएगी। अब जरा सोचिए, जिसकी परिवार की बच्ची के संदिग्ध हालात में मौत हुई हो, परिवार को हत्या का शक है और परिवार को ऐसी चिट्ठी घर पर भेजी जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक पन्ना है, घर में आया कैसे? दरअसल परिवार का आरोप है कि बाइक पर 2 अज्ञात आए, इस चिट्ठी को छोटे से ईंट में लपेटा और घर में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। परिवार वालों की हिफाजत के लिए पुलिस भी तैनात है। उसके बाद ऐसी धमकी मिल रही है। क्या ये इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कहीं ना कहीं लड़की की मौत से कोई ना कोई रसूखदार जुड़ा हुआ है, जो इतनी हिमाकत करता है? इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसी धमकी भरी चिट्ठी पहली बार परिवार को मिली। ये देखिए, ये दूसरी चिट्ठी। न मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। मतलब नहीं मानोगे, बेटी तो चली गई, 2 दिन में बेटा भी मरेगा। ये क्या हो रहा है? कौन भेज रहा था धमकी से भरी ये चिट्ठी? अब परिवार के वकील ने खुलासा किया है कि लड़की को बेहोशी की हालत में प्रभात मेमोरियल अस्पताल पटना ने नींद की 1-2 नहीं 13 इंजेक्शन दिए। वकील सवाल उठा रहे हैं कि जो लड़की पहले से बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई जाती है, फिर बेहोश लड़की को नींद के इंजेक्शन क्यों लगाए गए? 6 जनवरी 2026 को 7:46 पे प्रभात हॉस्पिटल यह रिपोर्ट बनाता है कि बच्ची ने नशे की काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा रखी है, जिस कारण से वो बेहोश है। तो प्रभात हॉस्पिटल का पहला काम यह था कि नशे की गोलियां जो खाई है, यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच करता। प्रभात हॉस्पिटल ने 2 दिनों तक यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच नहीं किया और इन 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में नशे की लगातार आगे इंजेक्शन दिया जाता रहा उस बच्ची को। और इंजेक्शन नशे का देने के बाद यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच किया गया। अब मान लीजिए कि आपने नशे की इंजेक्शन उसे दे ही दिया है और उसके बाद आप यूरिन टॉक्सिसिटी करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब इसके आगे वकील ने जो कहा वो तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात है। वकील का दावा है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने लड़की के प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। क्यों करवाए? अगर करवाए तो क्या परिवार वालों से इसकी इजाजत ली? एक बच्ची जो अचेतावस्था में बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है, उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यह काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दुखद। आखिर उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया गया, इस बात का जवाब दे प्रभात हॉस्पिटल कि उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किसकी इजाजत से और क्यों किया गया, क्या आवश्यकता थी। जांच के लिए सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर लड़की की गांव तक गई। वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए। पटना के चित्रगुप्त थाने के 4 पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की गई। चित्रगुप्त नगर थाने के निलंबित थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। वकील वही कह रहे हैं जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची की मौत के पीछे राज है। पुलिस की पहले थ्योरी थी कि इस केस में कोई अपराध नहीं हुआ है, बच्ची ने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या करी है। इस केस के तमाम फैक्ट की हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस केस में हॉस्टल में बच्ची के भोजन में नींद की दवाएं मिला दी गई और जब वो होश में नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिस कारण उसने विरोध किया। उसके बदन पे तमाम इंजुरीज आई, ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और बच्ची बच ना जाए, बच्ची को बचाने का कोई कोशिश नहीं किया गया। बच्ची अगर बच जाती तो हर एक रात से पर्दा उठता।
मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है। अब लड़की की मौत क्यों सवालों के घेरे में है, इसे समझने के लिए आपको शुरू से एक बार फिर बता देते हैं। पटना के चित्रगुप्त इलाके का ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। जहानाबाद की एक लड़की इस हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। 5 मंजिला इस गर्ल्स हॉस्टल के 3 फ्लोर पर हॉस्टल है, 4थे फ्लोर पर कैंटीन है और 5वें फ्लोर पर बिल्डिंग का मालिक रहता है। तारीख 5 जनवरी 2026। लड़की अपने गांव से दोपहर 3:30 बजे हॉस्टल पहुंची। शाम 6 बजे अपने हॉस्टल से निकलती है, पास के दुकान से कुछ सामान खरीदकर हॉस्टल के अंदर चली जाती। रात भर दरवाजा नहीं खुलता। इसकी रूममेट गांव गई थी। तारीख 6 जनवरी 2026। अगले दिन शाम 4 बजे तक गेट नहीं खुलता है तो लड़कियां शोर मचाती। इसके बाद सीसीटीवी में दिख रहा है कि गार्ड लड़की को गोद में उठाए भाग रहा है। आनन फानन में लड़की को बगल के सहजानंद क्लिनिक में लाया जाता है। लड़की जिंदा है। यहां से शाम 6 बजे लड़की को प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तारीख 7 जनवरी 2026। परिवार वाले हॉस्पिटल आते हैं। शाम 7 बजे लड़की को होश आता है। मां अपनी बेटी से मिलती है। मां का आरोप है कि जब बेटी से पूछा कि कुछ गलत हुआ है तो वो हाँ में सिर हिलाती, शरीर पर खरोंच के निशान देखती। तारीख 8 जनवरी 2026। लड़की के मामा कहते हैं कि पुलिस कंप्लेन करेंगे। तारीख 9 जनवरी 2026। शंभू हॉस्टल के मालकिन नीलम अग्रवाल अस्पताल पहुंचती। घर वालों का आरोप है कि पहले धमकाती हैं, फिर एफआईआर नहीं करने के लिए परिवार को पैसे का लालच देती। 6 जनवरी को हादसा होता है और 9 जनवरी को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। इसी दिन एफएसएल की टीम हॉस्टल जाती है, लेकिन आरोप है कि जिस कमरे में हादसा हुआ उसे एफएसएल की टीम पहुंचने से पहले धो पोंछ कर साफ कर दिया जाता है। चित्रगुप्त नगर थाने की थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचती। घर वाले लड़की के साथ गलत होने का अंदेशा जताते हैं। पुलिस हॉस्टल के मालकिन नीलम अग्रवाल को पकड़कर थाना लाती। पुलिस का बयान है कि हॉस्टल के कमरे से नींद की गोली मिली है, जिसे एफएसएल टीम को दे दिया गया। तारीख 10 जनवरी 2026। पटना के एएसपी बयान देते हैं कि मामला दुष्कर्म का नहीं, दवाइयों के ओवरडोज का मामला है। लड़की डिप्रेशन में। मृतिका है, उनका जो फोन हम लोग को मिला था, फोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 10 जनवरी को ही परिवार वाले लड़की को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराते। तारीख 11 जनवरी 2026। सुबह 11 बजे लड़की की मौत हो जाती। वजह मल्टी ऑर्गन फेल्योर बताया जाता है। तारीख 12 जनवरी 2026। मेडिकल बोर्ड की देखरेख में लड़की का पोस्टमार्टम होता है। तारीख 13 जनवरी। एएसपी कार्तिकेय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा। परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं?